टीवी में मुजाहिर अली आपको खुशामदीद कहता है। और अब से थोड़ी देर पहले, चंद मिनट पहले, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, बल्कि जिनको कहता है नंबर 2 रहनुमा, शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया है। और खिलाफ तवक्को मैं दोबारा कहूँगा कि जो जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा, चाहे वो शीरी मदारी हों, चाहे वो असद उमर हों, चाहे फवाद चौधरी हों, चाहे अली जैदी हों, चाहे हमारे इमरान इस्माइल हों, इन तमाम जो कायदीन, ख़ासतौर मरकज़ी कायदीन का जिक्र कर रहा हूँ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते थे, 4 वर्की एक बयान पढ़ते थे और उसके बाद बग़ैर किसी सवाल जवाब के चले जाते थे। लेकिन शाह महमूद कुरैशी, जिन्हें तहरीक इंसाफ के कायद ने अपना जानशीन भी करार दिया था, आज जब जेल से आए तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बहुत मुख्तसर खिताब किया और उन्हें 10 मई को गिरफ़्तार किया गया था और अब रिहा कर दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी ने अपनी रिहाई के बाद क्या कहा, ज़रा देखिए। अपनी रिहाई के बाद कहा कि वो उन्हें अदालत का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्हें रिहा कर दिया, और उन्होंने इस बात का इआदा किया कि वो कोई अपनी वफादारी तब्दील करने नहीं जा रहे। ग़ालिबन जो अब तक और ये मज़ीद बड़े यानी एतमाद से उन्होंने कहा कि इंसाफ का झंडा मेरे पास है। उन्होंने अपने कायद का नाम नहीं लिया, लेकिन शाह महमूद कुरैशी की रिहाई एक बहुत बड़ा, उसकी सारी नज़रें थीं, क्योंकि अगर शहरी शाह महमूद कुरैशी अपनी वफादारी में मुतज़ल्ज़ल होते, अगर पार्टी के हवाले से कुछ बात कहते, तो यकीनन तहरीक इंसाफ की क़यादत, बल्कि तहरीक को बहुत बड़ा सदमा पहुंचता। लेकिन ऐसा लग रहा था कि बार बार जो गिरफ्तारी और राई हो रही थी, जिस तरह आ रहे थे, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया वो गैर मुतवक्को नहीं था। हमारे साथ हमीद लंगर मौजूद हैं। शुक्रिया हमीद। ये जो शाह साहब रिहा हुए हैं और अब तक जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई हैं, कराची में मैंने देखा इमरान इस्माइल, उसके बाद 11-12 मई के बाद से मुसलसल जो आ रहे थे उनका एक ही बयानिया होता था, एक लिखा हुआ पढ़ा और चले गए, सवाल जवाब भी नहीं होते थे। आज ग़ालिबन बाकी तो हम्माद अज़हर वगैरह तो मौजूद नहीं हैं, मुराद सईद भी नज़र नहीं आ रहे हैं, अंडरग्राउंड चले गए। शाह महमूद कुरैशी से यही तवक्को की जा रही थी जो उन्होंने कहा, और आप समझते हैं कि वो बगैर किसी डील के, बगैर किसी, जी क्या कहेंगे हमीद? जी बिल्कुल मुजाहिर साहब, शाह महमूद कुरैशी जो है वो दीगर जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा रिहा हुए और जिस तरीके से उन्होंने एफिडेविट्स वगैरह दिए, वो अपने बयानात पर कलम बंद रहे। लेकिन शाह महमूद कुरैशी जो है वो जितनी इनकी बातचीत हुई, ज़राए का ये कहना है कि उसमें इनका जो है जो नुक्ता नज़र था उससे इत्तफाक किया गया और उन्हीं की शराइत पर जो है इनको आज थ्रू प्रॉपर चैनल जो है वो रिहाई मिली है। और उसके बाद आज जब रिहाई हुई तो शाह महमूद कुरैशी ने अपनी मीडिया टॉक में 2 बड़े अहम नुक्ते जो है वो बातें की हैं। एक तो ये कि वो कल चेयरमैन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके साथ मुलाकात करेंगे, उस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे और सानिया 9 मई के जो वाक़यात हैं उस पर उनके साथ गौर खोज करेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने ये अपने कारकुनान के हवाले से एक पैगाम दिया कि कारकुनान जो है वो इस बात पर मुतमईन रहें कि इंसाफ का झंडा जो है उनके हाथ में और वो लीड कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कारकुनान की रिहाई के हवाले से जो है वो लीगल टीम को दोबारा मुतहरिक करने का इरादा भी किया है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी, उनका ये कहना था कि इस अरसे के दौरान जो है वो अपनी मुखला की टीम, अपनी फैमिली को जो है उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि इस मुश्किल वक्त में जो है वो कह देते हैं। हमीद, ये तो मेरे ख्याल में ग़ालिबन पिछले 2 हफ्ते से तो यही रिवायत थी ना कि ये जो लोग या तो रूपोश होते थे या गिरफ्तार होते थे, सीधे नेशनल प्रेस क्लब ख़ास तौर पे पहुंचते थे और सिर्फ 4 लाइनों का एक बयान देते थे। कराची में भी मैंने देखा ख़ास तौर पर इस्माइल को, और उसके बाद वो बग़ैर किसी सवाल जवाब के खामोशी से निकल जाते थे। तो आप लोगों को इस बात की तवक्को थी कि शाह साहब भी शायद जेल से निकलें, सीधे आपके नेशनल प्रेस क्लब पहुँचें, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन आप लोग यहाँ जो मीडिया था वो जेल के सामने ही रहा, उनसे यही तवक्को थी जो उन्होंने ऐलान किया?
जी मुजाहिद साहब, ज़राए ने आज हमें सुबह ही बता दिया था कि शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है वो गिरफ्तार दोबारा नहीं किया जाएगा और उनकी अगर कोर्ट रिहाई की आर्डर दे देती है तो उनको रिहा कर दिया जाएगा और शाह साहब जो है वो अडयाला जेल के बाहर ही बगैर सवालात के टॉक करेंगे और उसमें अपना नुक्ता नज़र रखेंगे और उसके बाद जो है वो आने वाले 2 से 4 रोज़ के अंदर जो है वो इस हवाले से तफसीली जो है वो अपना मौक़िफ़ जारी करेंगे और वही हुआ है जो ज़राए से हमें मालूम हुआ था। और हम सुबह से ये बात कह रहे थे कि जी आज शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जी अब मेरे ख्याल है उनकी साहिबजादी और उनकी फैमिली के लोग यहाँ मौजूद हैं। फिर आप ये कह तो चुके हैं कि इस वक्त गालिबन लाहौर की तरफ वो रवाना हो जाएंगे कि अपने तहरीक के कायद से मिले और उन्होंने इंसाफ का झंडा भी लगा। तो अगर आपको मैं जो बॉडी लैंग्वेज के एतबार से पूरे एतमाद थे, कॉन्फिडेंट थे और जो बहुत सारा प्रेशर है, आपको पता है कितना बड़ा प्रेशर है ख़ास तौर पर फौजी तनसीबात पर हमले, फिर गिरफ्तारियाँ, फिर अगर इनको जिम्मेदारियाँ संभालनी पड़ी। जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, शाह महमूद कुरैशी जो है वो थोड़ा सा हमें फिजिकली वीक ज़रूर नज़र आए हैं लेकिन अभी भी वो मेंटली जो है वो वेल प्रिपेयर्ड थे, काम थे और उन्होंने अपनी जितनी बातचीत की है या जैसे ही वो जेल से बाहर है अपनी बेटी से मिले, वकील से मिले और जो मीडिया के साथ जो उनका रिस्पांस था वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर था और वो लग रहा था कि वो इस अरसे के दौरान जो है वो चीज़ों पर, जैसे वो खुद कह रहे थे कि जी मैं गौर खौज करता रहा हूँ इस तमाम सूरत हाल के ऊपर, तो उसे लग रहा था कि वो अपना जहन बना के आए हैं कि उन्होंने अपनी सियासत। अच्छा, कोई सवाल कोई नहीं हुआ, सवाल वगैरह का मेरे ख्याल नौबत नहीं आई होगी सवाल जवाब की शायद। बिल्कुल, ये प्रेस टॉक से शुरू होने से पहले भी उन्होंने कह दिया था, जब वो मीडिया से टॉक करने आ रहे थे तो तब भी उन्होंने ये कह दिया था कि वो टॉक नहीं करेंगे और अपनी जब उन्होंने बात मीडिया के सामने रख दी तो उसके बाद भी उन्होंने कहा कि जी मैं आज बात नहीं करूंगा लेकिन आने वाले कुछ दिनों में जो है वो दोबारा मीडिया के साथ बैठूंगा और वहाँ पर सवालात जो जवाब आकर जो है वो सेशन करेंगे। शुक्रिया। हमीद लंगरा बता रहे थे कि शाह महमूद कुरैशी साहब रिहा होने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब तक जितने भी मैंने जो मरकज़ी कायदीन का जो आप देख भी रहे थे जिनको स्क्रीन पर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से भी आते थे कि हमने खान को खुदाफिज कह दिया, तहरीक को खुदाफिज कह दिया, 9 मई की मजम्मत करते थे, सियासत से अपनी दस्तबरदारी का ऐलान करते थे। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने न सिर्फ ये कहा कि वो किस तरह रिहा हुए, अदालत का शुक्र अदा किया, इंसाफ का झंडा अपने हाथ में रखने का इंदिया दिया और ये भी कहा कि वो कल अपने कायद से जाकर लाहौर में मुलाकात करेंगे। तो यकीनन ये एक शाह महमूद कुरैशी का जो सियासी पस मंज़र है उस हवाले से एक बड़ा ऐलान था। अब ये नहीं कि इसके ज़रिए क्या हुकूमत को पैगाम पहुँचा, इस पर शायद हम कल तफसील से बात करें। ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारे चौधरी एतज़ हसन साहब ने एक धमाका खेज़ की कहूँगा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस पर यकीनन उनकी पार्टी की तरफ से सख्त तनकीद हो रही है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। टीवी में मुजाहिद बेल्वी एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है और 9 मई के वाक़े को कह लें, सानिया कह लें, हादसा कह लें, उस हवाले से सारे मुल्क में अभी तक एक हैजानी कैफियत बरपा है और अमूमी तौर पर जो ये जमात है उसकी क़यादत की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, पकड़ धकड़ हो रही है, मुकदमात हो रहे हैं और हत्ता कि उस पार्टी पर पाबंदी लगाने की बात की जा रही है। हमारे चौधरी एतज़ हसन बड़े सीनियर वकील हैं, पीपल्स पार्टी के दौर में वज़ीर दाखिला रहे, वज़ीर क़ानून रहे और इधर ख़ास तौर पर चंद माह से बड़े नाक़िद हैं जहां नून लीग के, वहीं वो तहरीक इंसाफ की हिमायत करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आज चौधरी हसन ने बड़े 9 मई के बाद गालिबन बहुत तफसील से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और तवत्तुर से ये सवाल करते रहे कि आईजी पंजाब बताएं कि जब हो रहा था तो उस वक्त वो क्या कर रहे थे, उनकी पुलिस क्या कर रही थी। एक वीडियो है आज उनका वायरल हुई भी, उसमें एक साहब है, उनका चेहरा नजर आ रहा है, मैं नहीं पहचानता हूं उनको, और वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियार और एतज़ाज़ हसन, इनमें एक साजिश चल रही है और ये कर रहे हैं और ईद के बाद बहुत बड़ी लॉयर्स मूवमेंट चलाना चाहते हैं, उसके लिए पैसा बहुत मुहैया किया है।
और इत्तेजाद एहसन रोज 1 करोड़ रुपया बांट रहा है। ये इस किस्म की खबर बनाई है कि अगर चीफ जस्टिस बंदयाल और मैं बांट रहे हूँ रकम, मेरे से पहले आपको पता लगे और एजेंसीज को पता लगे और हमारे बड़े चौको चाबंद आईजी पंजाब को पता लगे, वो हर चीज जानता है। मैं चाहता हूँ कि आईजी पंजाब जो कि बहुत चौको चाबंद था, 9 मई को उसने पुलिस भेज के और सारे जो बलवाई थे जिना उसमें गए हुए, उन सब को उसने पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। अब ये आईजी साहब को मैं तवक्को करता हूँ कि ये जो साहब है जिसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मैं तो एक आम सा बंदा हूँ, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनको इस तरह उसने मुलव्वस किया है, एक झूठी, क्लियरली झूठी साजिश कि उस बंदे को पकड़े, साइबर क्राइम एक्ट में उसको उस पर कार्रवाई करे। ये तो हर बंदे को पहचान लेते हैं ना जी। तो आपने चौधरी साहब को सुना। चौधरी साहब बड़े, आपने देखा कि बड़े, मैंने कहा बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे थे और कहा कि उन पे जो इल्ज़ामात लगे हैं उसकी वज़ाहत करें। आईजी पंजाब में हमारे साथ बैरिस्टर आमिर हसन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं। बैरिस्टर, पहले तो मैं आपसे ये पूछूं कि ख़ुद आप क्या समझते हैं, चौधरी साहब का मौक़िफ़ के बारे में बात करूँगा कि 9 मई का सानिया कैसे हुआ, और फिर वही जो बार बार सवाल उठ रहा है कि सब कुछ होता रहा तो निगरां पंजाब हुकूमत, उनके इदारे एजेंसियाँ क्या करते रहे? देखिए वैल्यू साहब, जब भी अगर ये सवाल किया जाए आईजी किधर था, वो कैंट से निकले हैं और वो हमलावर हुए हैं। इस तरह तो अमेरिका में भी हमला हुआ उनकी पार्लियामेंट के ऊपर, तो क्या उधर ये पूछा गया कि फलां किधर था, फलां किधर था? मैं समझता हूँ कि जब किसी भी मॉब को एक अरसे से उसे एक फसाद की तरफ लेके जाया जा रहा हो, उन्हें बताया जा रहा हो कि ऐसे करना है, तो फिर जब मॉब इकट्ठा होता है, पुलिस भी उधर कुछ नहीं कर सकती है। और ये एक रिएक्शन था जो आपने देखा और ये होता रहा है। लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से होना, ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है। अदरवाइज बहुत दफा पाकिस्तान के अंदर आपको पता है बहुत सी जमातों ने बलवे किए हैं, बहुत सी जमातों ने ऐसी हरकतें की हैं, लेकिन उस वक्त उन्हें इसलिए मेरे ख्याल से लोगों तक इतना उसका नहीं असरात आए कि वो पॉलिटिकल लोग नहीं थे। इस दफा बदकिस्मती से एक पॉलिटिकल पार्टी, और जो 1 साल पहले तक हुक्मरान पार्टी थी, उसके लोगों की तरफ से ये काम हुआ है और किसी को ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीद सबको यही थी कि ये प्रोटेस्ट करेंगे, उनके घर के सामने धरना दे देंगे। किसी को नहीं पता था कि ये जलाओ गिराव करेंगे। अगर ये पता होता तो फिर शायद स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता। कोर कमांडर साहब भी वहां से, उधर तो पुलिस से ज्यादा जो मामला था वहां पे आपको पता है अब मिलिट्री पुलिस होती है, उनकी वो खुद सिक्योरिटी कर रहे होते हैं। लाहौर में जब आप शेरपा ब्रिज से जाते हैं या किसी भी फोर्ट्रेस की तरफ से जाएं तो वहां पे फौजी जवान खड़े होते हैं। कैंट के अंदर दाखिले के वक्त वो आपकी शनाख्त पूछते हैं और फिर जाने देते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये पुलिस से ज्यादा फिर उन पे होता। अब मेरे ख्याल से किसी की भी वहम गुमान में भी नहीं था कि ये हरकत की जा सकती है। बैरिस्टर, आपने वजह फरमाया, लेकिन आपसे थोड़ी देर पहले जो हमारे चौधरी अतरसन, आपकी पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा, बड़े सीनियर लॉयर, मिनिस्टर रहे 1 से 2 बार, वाबस्तगी तवील, वो जब ये मौके अख्तियार करें, अब ये तो नहीं कह सकते कि नहीं जी उनकी उम्र के इस पहर में और कुछ प्रेजुडिस हो गए हैं। बहरहाल चौधरी अतरसन को ये कहकर इग्नोर तो नहीं किया सकता, या जो उनका दावा था कि जी आईजी क्या कर रहे थे उस वक्त पंजाब के, बाकी इदारे क्या कर रहे थे। देखिए बरेली साहब, आप समझते हैं पॉलिटिकल पार्टीज का एक डिसिप्लिन भी होता है। चौधरी एतजाज हसन साहब हमारे सीनियर हैं, लेकिन वो उन्हें तो रसाई है, जब चाहें चेयरमैन से फोन पे भी बात कर सकते हैं, प्रेसिडेंट साहब से कर सकते हैं, जब चाहे मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन उनकी तरफ से पार्टी पॉलिसी के खिलाफ तवातुर के साथ बाहर लोगों में ये बातें करना और टीवी टॉक शोज में करना, वो कहीं ना कहीं पार्टी के मौक़िफ़ को नुकसान पहुंचाता है। मैं एतजाज साहब को वो मशवरा तो नहीं दे सकता, वो खुद दानिश्वर हैं, खुद जहांदीदा हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उनका एक जो PMLN के साथ उन्होंने अपनी मुखालिफत को मेरे ख्याल से हदों से पार कर लिया है। इस वजह से एतजाज साहब जो कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उससे पीपल्स पार्टी को भी
नुकसान होता है। कोई ऐसा शख्स बात कर सकता है जिसे क़यादत मिल ना रही हो या जो क़यादत को मिल ना सकता हो। मैं एतजाज़ साहब की इस उम्र में, इस तजर्बे के बाद और इतने दानिशमंद होने के बाद मैं नहीं समझता कि अगर एक आपकी पॉलिटिकल पार्टी का एक मौक़िफ़ है तो आपको चाहिए कि आप सीईसी के अंदर इन मामलात को उठाएं, वन ऑन वन मीटिंग में इन मामलात को उठाएं। वो सारे सवालात जो हैं इतनी दलाइल के साथ तो खुद इमरान खान नहीं उठा रहे। एतजाज़ साहब के हमसाए रहे हैं इमरान खान, और शायद आजकल वो जरा उस तरफ उनका। अगर बैरिस्टर आपकी पार्टी को चौधरी साहब के बयानात से नुकसान पहुंच रहा है तो उसका नोटिस देना चाहिए। अभी मैंने देखा अब्दुल कादिर पटेल ने पता नहीं वो तहरीक इंसाफ के कायद के जो है पता नहीं क्या जो टेस्ट मैच निकले, बताया कि पता नहीं तमाम अद्वियात मंशियात इस्तेमाल करते थे। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर ने उन्हें नोटिस दिया, उनकी खबर ही नहीं है 7 दिन से किधर चले गए वो पटेल और कादिर, क्या नाम था उनका। तो आप नोटिस लें, यानी पार्टी ले। मेरे ख्याल से एतजाज़ हसन साहब का एहतराम रहा है सबको। खुद आपको पता है चेयरमैन साहब भी जब लाहौर में आते थे तो स्पेशली एतजाज़ साहब के घर जाके मुलाकात करते रहे हैं, और हर वक्त पार्टी ने ये लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन, वजीर दाखिला मुशावरत में अहम रहे हैं। तो एहतराम है कि जिस हिस्से में वो एज की हैं, मैं समझता हूँ पार्टी को यही करना चाहिए। पीछे पंजाब की पार्टी ने हमारे किया था, शो कॉज नोटिस भी दिया था क्योंकि पंजाब में उनकी रुकनीयत है, और उन्होंने बड़ी तहलका खेज इनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी पीपल्स पार्टी पंजाब ने। लेकिन मैं भी जाती तौर पे समझता हूँ कि चौधरी साहब को क़यादत के साथ गुफ्तगू करनी चाहिए, अपनी बातें उधर करनी चाहिए। लेकिन अगर इतना लगेगा कि वो इतना ब्लंटली आके पीटीआई को सपोर्ट करेंगे तो वो फिर मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी के वर्कर्स भी उसे तहसीन की नज़र से देखते हैं। वैसा वैसे ये जो आप पूरी जो आपका कहना यहाँ तक तो मैं दुरुस्त है कि अगर फौजी तनसीबात पे जिन्होंने हमला किया उन्हें सज़ाएं मिलनी चाहिए, लेकिन माशाल्लाह आप बैरिस्टर हैं, फिर आपकी पार्टी जो है वो ख़वातीन की पार्टी है, शोहदा की कॉन्फ्रेंस है, आपके लिए ख़वातीन के साथ भी बड़ा जेलों में सब कुछ हुआ। सजाए मौत के कैदी से भी ख़वातीन को मिली जाती है। लेकिन ये जो अभी जो एक कानून का सहारा लेकर ये कहा जा रहा है उन ख़वातीन से मुलाकात नहीं दी जा सकती कि जिनका शनाख्ती प्लेट नहीं हुई है, और आपने 28 दिन बाद भी आप लेके नहीं आए, शनाख्ती प्लेट नहीं कराई जा सकी। इसका कोई भाई बहन बेटे से मिलने जा रहा, कोई अखलाकी जवाब भी है या चले कानूनी तो छोड़िए। देखिए जस्टिफाई मैं कभी भी, आपको पता है अगर ह्यूमन राइट्स की कहीं पे भी वायलेशन हो तो पीपल्स पार्टी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स दिए हैं वो तो उसे सपोर्ट नहीं कर सकती। लेकिन मुजरिमों के कितने राइट्स होते हैं, क्या होते हैं, या मुल्ज़मान के, ये एक अलग बात है। मैं आपको बताऊं ये एक प्रोपेगेंडा है। उनकी फैमिलीज मिली हैं, अब तो ये सोशल मीडिया पे आम है, उनकी फैमिलीज भी उन्हें मिल रही है, हर एक की फैमिली उसे मिल के आई है। और आप तो बरेलवी साहब, आपने तो मार्शल लॉ का दौर देखा है, कलों का दौर देखा है, जब पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को कलों के अंदर रखते थे, कितने कितने महीने मुलाकातें नहीं होती थी। या तो हर एक दूसरे दिन मुलाकात है, सबको लॉयर्स की सहूलत मौजूद, और 7-8 खवातीन है अब। और ये वो खवातीन है, अगर आप उनकी जाके ट्विटर अकाउंट पे जाएं, उनके फेसबुक अकाउंट पे जाएं, तो जिस तरह वो ललकार रही हैं, जिस तरह वो बातें कर रही हैं, और जिस तरह फिर वो वहां पे पहुंची, जिसके पूरे सबूत आ चुके हैं, तो मैं समझता हूँ ये भी आपके बुनियादी हकूक है। अमेरिका जैसे मुल्क में जो सबको देता है बुनियादी हकूक का, वहां पे तो किसी ने मेज के ऊपर पैर रख दिया पार्लियामेंट के हमले के दौरान तो उसे 4-5 साल कैद, जो हमलावर जरा ज्यादा था उसे 18 साल कैद, किसी को उम्र कैद, और कोई तो ये तो समरी ट्रायल हुए हैं वहां पे। लेकिन बैरिस्टर ये भी तो बताइए ना कि ये जिन खवातीन को है इनकी कहाँ तस्वीर नजर आई आपको? क्यों नहीं दिखाते कि उनके हाथों में मशले थी या आग थी या पेट्रोल बम थे? दूसरा सवाल ये कि वो जो कहते हैं हमारे आईजी पंजाब आपके कि कोई 147 कॉलें सुनी गई इस केस के हवाले से, उनमें वो लोग, मैं चले नाम भी ले लेता हूँ, मुराद रास का और एक साहब और हैं, इनकी भी 23 कॉलें सुनी गई।
आज तो उन्हें रिहा कर दिया गया, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो तो डेमोक्रेट अपने को बने हुए। इसका मतलब ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, इसकी ड्राई क्लीन से निकलो, यानी आपकी जो भी लोग करा रहे हैं, और फिर आपके लिए पार्टी घूमो, ब्रिज खेलो घर में बैठ के, जिस तरह हो रहा है। सर पहली बात यह है बरेलवी साहब कि 9 मई का वाकया कोई पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं है। बदकिस्मती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने यह अमल किया, उसके ऊपर मेरे ख्याल से कानून को हरकत में आया है, ट्रायल होना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह से करना, जैसे आप अभी कह रहे हैं मुराद राज साहब का या फलां का, अब अगर कोई खुद ही इतना कमजोर हो, देखिए इन लोगों को अभी सजाएं क्या होनी है, अभी तो देखिए मुराद राज का अगर कोई सबूत है तो उन्हें भी माफ नहीं करना चाहिए, जिसका कोई सबूत है, जिसकी वीडियोस हैं, एविडेंस है, उसे तो माफ नहीं करना चाहिए, भले वो पीटीआई छोड़े या ना छोड़े। यानी वो छोड़े, डेमोक्रेट बनाए, आपकी पार्टी में शामिल हो, सब वेलकम। उन्होंने जबकि ये सब तोड़ फोड़ की, वो की गई, मतलब ये कि अगर बुजदिली दिखाई तो आप लोग पार्टियां वेलकम करेंगी, उन्हें घूमने फिरने देंगी। भाई ये तो कोई भी कातिल नहीं कहता कि मैंने कत्ल किया है, क्या उसे छोड़ दिया जाता है? मैं यही कह रहा हूं कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन बरेलवी साहब, सियासी लोगों को भी तो इतना डरपोक, इतना बुजदिल नहीं होना चाहिए कि आपको 4 दिन अंदर रखा है और आपने रोना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को क्या इमरान खान ने किसी को अंदर नहीं किया था? क्या इमरान खान ने लोगों को, अपने सारे मुखालिफिन को तंग नहीं किया? क्या इमरान खान की ये तकरीरें नहीं होती थी कि मैं एसी बंद कराऊंगा, मैं टीवी बंद कराऊंगा, मैं उल्टा लटका दूंगा? बैरिस्टर आमिर हसन हमारे साथ थे, और बैरिस्टर साहब का कहना दुरुस्त था कि कारो पॉलिटिकल लोगों को, जो उनको बड़े बड़े ओहदे मिले, इतना बुजदिली का मुजाहरा नहीं कराना चाहिए। लेकिन ज़रा मईशत की तरफ चलते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि हमने IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और बजट में गालिबन अगर अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि इन 2-4 दिन में पेश कर दिया जाएगा, और सारी नज़रें हुकूमत के इक़्तिसादी मैनेजरों पर हैं कि बजट कैसा होगा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का कहना है कि हमने IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, और अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो कमर कस लेंगे। जी हम नाकाम हुए तो कस लेंगे। और फिर उनका ये भी कहना है कि जनाब हम माशी चैलेंजेस के बावजूद जो बजट आ रहा है उसमें आवाम को तमाम मराद देंगे, रिलीफ देंगे। बड़े दावे किए गए हैं, अब देखना ये है कि किस हद तक पूरा करेंगे। मुमताज़ माहिर मीशत फ़ारूक सलीम हमारे साथ हैं। जी फ़ारूक साहब, शुक्रिया आपने वक्त निकाला। का तो ये दावा है कि जनाब शराइत सारी पूरी कर दी हैं, और फिर भी मुज़ाकरात नाकाम हुए तो कमर कस लेंगे। साहब, हकीकत ये है कि पिछले 5 सालों में कोई 6 वज़राए खजाना जो है वो तब्दील हो चुके हैं। औसतन आप सोचिए कि अगर चंद महीनों का एक वज़ीर खजाना को टेन्योर मिलता है तो फिर वो क्या पॉलिसी बनाएगा और क्या उस पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद होगा। फिर हमारी तारीख कुछ ऐसी रही है कि IMF के साथ मुआहदा किया जाता है, IMF के साथ बहुत सारे वादे किए जाते हैं, उनकी शराइत मानी जाती हैं, और फिर जिस दिन किस्त वसूल कर लेते हैं उसके फौरन बाद हम वादा खिलाफी शुरू कर देते हैं। अगर 2022 की बात कर लें तो साबिक वज़ीर आज़म, आपको याद होगा फरवरी की शायद 28 तारीख थी सन 2022, 5 फरवरी को हमने किस्त वसूल की है 1 बिलियन की IMF की तरफ से, और 28 फरवरी को साबिक वज़ीर आज़म साहब टेलीविजन पे आ गए और उन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सब्सिडी का ऐलान कर दिया, जो IMF के साथ वादा खिलाफी थी। तो किस्त वसूल करने के फौरन बाद हम वादा खिलाफी कर लेते हैं। माशी फैसले जो हैं वो सियासी बुनियाद पे किए जाते हैं, तो उसके नतीजे में फिर ये होता है जो हमारा और IMF के साथ हो रहा है। और ये कोई नई बात भी नहीं है मुजाहिद साहब, आप देखिए कि ये 23वां प्रोग्राम है, 23rd प्रोग्राम है, और 23 प्रोग्रामों में से हमने सिर्फ एक प्रोग्राम जो है वो मुकम्मल किया है, और वो भी कोई 1 दर्जन वेवर्स की जोर के ऊपर। तो हमारी तारीख कुछ ऐसी ही है कि माशी फैसले सियासी बुनियादों पे होते हैं,
नई हुकूमत को भी देख लीजिए, आपको अभी याद होगा कि मार्च के महीने में सन 2023 इसी साल में हुकूमत ने सब्सिडी का ऐलान किया था कि वो 800 सीसी और मोटरसाइकिल को सब्सिडी देगी। अब वो भी एक सियासी फैसला था, जबकि वादा IMF के साथ हमने कुछ और कर रखा। फरूक भाई, लेकिन ये भी तो है ना फरूख सलीम साहब के कोई बनाना स्टेट तो है नहीं पाकिस्तान एक माशाल्लाह हम लोग एक मजबूत रियासत हैं, और उसका प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है ना, जब भी मैंने आपसे सवाल किया कि हम शराइत पूरी कर चुके हैं और कमर कस ली है। लेकिन अभी पिछले एक साल से तारीख देख लें तो उस वक्त हमें यही बताया जा रहा था, कभी वजीर आजम साहब की तरफ से बयान आता था, कभी वजीर खजाना साहब की तरफ से बयान आता था, इसी हफ्ते हो जाएगा, इसी महीने हो जाएगा। क्योंकि जब तक हमें IMF की तरफ से ये जवाब न मिले कि हाँ शराइत पूरी हो गई हैं और बकिया जो आप सोचिए कि 20-25 दिन रह गए हैं प्रोग्राम खत्म होने में, और अभी हम चल रहे हैं 9th रिव्यू में, अभी 10वां रिव्यू भी बाकी है, अभी 11वां रिव्यू भी बाकी है। अच्छा चले, अब बजट तो आ ही रहा है, आपके क्या ख्याल है? क्योंकि हम लोग तो आमतौर से कहते हैं जी ये कोई अदाद शुमार का मनूस चक्कर होता है, इतने खराब आएंगे तो इतने खराब इधर दे दिए जाएंगे, तो यूं बजट और रेवेन्यू वगैरह वगैरह। आप किस तरह देखते हैं, क्या इस मौजूदा सूरत में हुकूमत कोई जामे प्रो पीपल बजट दे सकेगी? देखिए मुजाहिद साहब, जो तरीक़ाकार मैंने पिछले कई सालों में देखा है बजट साजी का, कि आप भी बजट बनाते हैं अपने घर में, मैं भी बजट बनाता हूं घर में, और सबसे पहले हम आमदन लिखते हैं और फिर इखराजात को उसके मुताबिक टेलर करते हैं। जितनी आपकी और मेरी माहाना आमदन है, हमारी कोशिश होती है कि हमारे सारे इखराजात जो हैं वो उसके अंदर पूरे हो जाए। हुकूमत पाकिस्तान जो है वो आप सोचिए कि वो सर के बल खड़े होकर बजट बनाती है, क्योंकि वो पहले अपने सारे इखराजात मांग लेती है अपनी सारी वजारतों से, और फिर एक हवा से फिगर पकड़ लेती है कि क्योंकि हमारे इखराजात इतने हैं तो हमारी आमदन इतनी होगी, और फिर जैसे जैसे साल बढ़ता है हमें पता चलता है कि वो आमदन का तखमीना जो है वो गलत था, वो हमने ज्यादा कर लिया था, आमदन कम आ रही है, और जो हमने इखराजात का तखमीना किया था वो कम था, इखराजात असल में ज्यादा आ रहे हैं, जिसके नतीजे में जो बजट का खसारा है उसका तखमीना हम कम करते हैं जून के महीने में, और जैसे ही साल के आगे बढ़ते हैं हमें पता चलता है कि जी अब तो ये 5,000 अरब पे पहुंच गया, ये 6,000 अरब पे पहुंच गया, ये 7,000 अरब पे भी पहुंच गया। और फिर लेकिन ये भी तो हकीकत है मोहतरम फरूख साहब के ना यहाँ कोई घाना जैसा हाल है, ना श्रीलंका की तरह दुकानें बंद हैं, सड़कें वीरान हैं, माशाल्लाह शॉपिंग मॉलों में चले आए तो लगता है कोई कमी नहीं, पेजेरो सड़कों पे लाइनों से खड़ी हुई हैं, मैं कहाँ का लूँ, टिकट नहीं मिलता यहाँ का या बाहर का। तो ये कौन लोग हैं जो दिन भर खाने खा रहे हैं हमारे यहाँ समंदर के किनारे लाखों हज़ारों की तादाद में? जाहिद साहब, हमारे बचपन में हमें कहानी सुनाई जाती थी रॉबिन हुड की, और वो एक कैरेक्टर था जो अमीरों से पैसे छीना करता था और गरीबों की जेब भरा करता था। तो पाकिस्तान की मईशत का मॉडल है मुजाहिद साहब, वो रिवर्स रॉबिन हुड का है, जहाँ गरीबों की जेब से पैसे निकाले जाते हैं और जो 24 के करीब या 36 के करीब 2 दर्जन या 3 दर्जन के करीब जो कार्टेल्स हैं, जो माफिया हैं, उनकी जेब भरी जाती है। तो ये रिवर्स रॉबिन हुड का मॉडल है जिसका जिक्र अभी आपने किया कि रेस्टोरेंट्स फुल हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं, और उसके साथ साथ ही 10 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो सताए गुर्बत से, जो गुर्बत की लकीर है उससे नीचे रह रहे हैं। लगभग आधे से ज्यादा पाकिस्तान की आबादी ऐसी है जिसको कहते हैं कि फूड इनसिक्योरिटी का निशान का साइन है, फूड इनसिक्योरिटी का उनके ऊपर लाइव। आप सोचिए कि जिसका मतलब ये है कि आपको एक वक्त का खाना तो मिल जाता है, दूसरे वक्त का खाना आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो किस सिम से आएगा, वो गैर यकीनी रहती है। तो ये फूड इनसिक्योरिटी का ये हाल है, गुर्बत और जो अमीर लोग हैं उनमें फर्क जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, मोहतरम फरूख सलीम साहब अपनी माहिराना राय दे रहे थे, और इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बेली को इजाज़त दीजिए।